नमस्कार। भूगोल पर 1000 प्रश्नों की सीरीज में आपका स्वागत है। आज हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को ऐड किया है, तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, चंद्रमा पर पहुंचने वाला या चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो देखिए, जो यूरी गॉगरिन थे, ये कहाँ के थे? ये रूस के थे। ठीक है, आप इतना याद रखेंगे क्योंकि आपसे इससे संबंधित एक प्रश्न बनेगा। यूरी गॉगरिन रूस के थे और ये अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे। ठीक है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे, तो आप इतना भी याद रखेंगे। साथ में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अंतरिक्ष में मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन सा था? तो आप बताएंगे रूस था। ठीक है, इसी से आप याद रखेंगे कि ये रूस था, क्योंकि यूरी गॉगरिन रूस के थे, अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन सा था? तो रूस था। ठीक है, तो ये हो गया यूरी गॉगरिन। राइट बंधु की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि ये वायुयान से उड़ान भरने वाले व्यक्ति थे। राइट बंधु 2 भाई थे, तो ये वायुयान से संबंधित हैं। आप इतना याद रखेंगे, वायुयान से सबसे पहले इन्होंने उड़ान भरी थी। साथ में आप याद रखेंगे एमंड सेन की अगर हम बात करें तो ये दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे। ठीक है, पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे। आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो आप याद रखेंगे, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पियरे थे। क्या नाम था? रॉबर्ट पियरे। ठीक है, रॉबर्ट पियरे थे कहाँ के? तो ये यूएसए के थे। लेकिन एमंड सेन की बात करें तो ये कहाँ के थे? ये नॉर्वे के थे। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग की बात करें तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है हमारे प्रश्न का राइट आंसर है। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। ठीक है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ये जो है यूएसए के थे। यूएसए इन्होंने क्या किया? 1969 में चंद्रमा की यात्रा की थी। एक विमान आपसे हमेशा पूछा जाएगा किस विमान से गए थे, तो वो था अपोलो 11। ठीक है, अपोलो 11, इतना आप याद रखेंगे। ठीक है ना, नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पश्मीना ऊन किससे प्राप्त होती है? अगर हम पश्मीना ऊन की बात करें तो ये जो है किससे प्राप्त होती है? तो ये होती है बकरियों से। ठीक है, किससे होती है? बकरियों से। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसे ज़रूर देखें। देखिए, जो बकरियां होती हैं, ये जो है पश्मीना में 4 बकरियां होती हैं। ठीक है, 4 नस्ल की बकरियां होती हैं, जिनमें से 2 मुख्य रूप से आप याद रखेंगे। एक तो है चेंगू। ठीक है, चेंगू। दूसरी है चंगतानी। ठीक है, चेंगू नस्ल और चंगतानी नस्ल, ये आप याद रखेंगे। इनसे जो है हमें पश्मीना ऊन प्राप्त होती है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसे जो इन बकरियों को पालने वाला समुदाय कौन सा है, तो आप एक तो याद रखेंगे चंपा या चांगपा। ठीक है, इसी को चांगपा भी बोलते हैं। तो चंपा या चांगपा जो है, ये समुदाय इन बकरियों को पालता है, जिससे हमें ऊन प्राप्त होती है। ये ऊन काफ़ी महंगी होती है और कई वस्तुएं बनाई जाती हैं इनसे। ठीक है, साथ में आप ये भी याद रखेंगे कि जो ये पश्मीना ऊन है, पश्मीना ऊन को जीआई टैग भी मिल चुका है। ठीक है, जीआई टैग भी मिल चुका है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? बी है। वहीं अगर आपसे बात की जाए कि ये जो खरगोश है, खरगोश से हमें कौन सी ऊन प्राप्त होती है, तो खरगोश से एक ऊन प्राप्त होती है जिसका नाम है अंगोरा। ठीक है, अंगोरा जो ऊन है वो हमें खरगोश से प्राप्त होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भारत के महान पक्षी वैज्ञानिक सलीम अली को। ठीक है, सलीम अली को क्या कहते हैं? वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया। साथ में आप ये भी याद रखेंगे कि जो डॉक्टर राजेंद्र सिंह हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें क्या कहते हैं? वाटरमैन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आप ये भी याद रखेंगे, वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। साथ में आप ये भी याद रखेंगे कि पक्षियों का स्वर्ग किस नेशनल पार्क को कहते हैं? तो ये कहा जाता है केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? भरतपुर राजस्थान में। तो इसे ये जो है ये पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? सी है। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक ग्रह नहीं है। तो यूरेनस आप सभी जानते हैं, हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, अरुण। नेपच्यून हिंदी में क्या बोलते हैं, वरुण। तो ये जो है अरुण, वरुण, शनि, ये तीनों क्या है, ग्रह हैं। लेकिन डी यानी कि प्लूटो ये ग्रह नहीं है। इसे क्या किया गया, IAU की बैठक हुई थी, ठीक है, कब हुई थी, 2006 में। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कहाँ हुई थी, तो ये हुई थी प्राग, चेक गणराज्य के प्राग शहर में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया गया, जो प्लूटो था, प्लूटो को ग्रह की श्रेणी में से निकाल करके बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया, ठीक है। तो अब ये क्या है, बौना ग्रह है, ठीक है, बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया, बौना ग्रह है। इसको एक नया नाम दिया गया, जो नाम क्या दिया गया था, 134 340, ये इसका नया नाम रखा गया, ठीक है। अच्छा, इसको क्यों निकाला गया, इसके कारण पूछा जाता है। तो इसका कारण क्या था कि जो इसकी कक्षा थी, इसकी कक्षा वृत्ताकार नहीं थी, ठीक है, इसकी कक्षा वृत्ताकार नहीं थी। तो ये इसका मुख्य कारण था। वृत्ताकार न होने के कारण क्या करता था, ये वरुण जो है, इसके बगल में क्या है, ये वरुण है, ठीक है। तो जो वरुण है, ये वरुण की कक्षा को काट देता था, ठीक है। इसकी जो कक्षा थी, ये वरुण की कक्षा में घुस जाती थी। तो ये जो है वरुण की कक्षा को, या उसको मतलब सही वृत्ताकार नहीं थी, तो ये वरुण की कक्षा में क्रॉस कर देता था। तो इसके वजह से क्या है, इसका ये मेन रीजन है। दूसरा रीजन ये था कि ये आकार में चंद्रमा से भी छोटा है, ठीक है, आकार में चंद्रमा से भी छोटा है, जबकि हम जानते हैं कि चंद्रमा जो है एक उपग्रह है, उससे भी इसका आकार छोटा था। तो ये दो मुख्य कारण थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महावेली गंगा किस देश की सबसे लंबी नदी है। महावेली गंगा किस देश की सबसे लंबी नदी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, श्रीलंका, ठीक है। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी का नाम महावेली गंगा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है। तो आप सभी जानते हैं यूरोप का मरीज तुर्की को कहते हैं। किसको कहते हैं, तुर्की को कहते हैं। तुर्की के बारे में आप याद रखें, ये एशिया और यूरोप दोनों में पड़ता है, ठीक है। एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों का हिस्सा है। और एक देश हिस्सा है जिसे आप याद रख सकेंगे, रूस, ठीक है। तो रूस और तुर्की जो है एशिया और यूरोप दोनों देशों के हिस्सों, मतलब दोनों महाद्वीपों के हिस्से में आते हैं, ठीक है। इसे ही क्या कहते हैं, यूरोप का मरीज कहा जाता है। इसका वर्तमान नाम भी आप याद रखें, इसका वर्तमान नाम क्या कर दिया गया है, तुर्कीये, ठीक है, क्या कर दिया है, तुर्कीये, इतना याद रखेंगे। क्यूबा जो है, क्यूबा की अगर हम बात करें तो इसे क्या कहा जाता है, विश्व का चीनी का कटोरा, क्या कहते हैं, चीनी का कटोरा, ठीक है, क्योंकि यहाँ गन्ना और चीनी का उत्पादन अधिक होता है। वहीं अगर हम बात करें स्विट्जरलैंड की, तो स्विट्जरलैंड को जो है यूरोप का खेल का मैदान, ठीक है, खेल का मैदान कहा जाता है। अगर हम इटली की बात करें तो इटली के बारे में मैं आपसे पहले ही बता चुका हूँ। ये इसकी जो जितनी भी भौगोलिक कंडीशन है वो भारत जैसी हैं, इसलिए इसे यूरोप का भारत क्या कहते हैं, यूरोप का भारत इटली को कहते हैं। तो आप इतना याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो देखिए जो हिमालय है, आप सभी जानते हैं कि हिमालय में सबसे ऊंची ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी हिमालय की ही चोटी है, जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट, ठीक है। तो ये जो है माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। तो आप इतना याद रखेंगे। परंतु ये जो है नेपाल में पाई जाती है, ना कि भारत में, ठीक है। तो ये नेपाल में पाई जाती है, जहाँ इसे सागर माथा, लोकल नाम है सागर माथा के नाम से जाना जाता है। आप इतना याद रखेंगे। साथ में आप याद रखेंगे अनाईमुडी। अनाईमुडी की अगर हम बात करें तो ये जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी, ठीक है। लेकिन देखिए अनाईमुडी की बात चल रही है तो आप ये याद रखेंगे कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, अगर हम दूसरी सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो उसका नाम है डोडा बेट्टा, ठीक है, ये भी पूछी जाती है, तो आप इतना याद रखेंगे।
अगर हम हाइट की बात करें तो आप सभी जानते हैं माउंट एवरेस्ट की हाइट 8,848 मीटर है। वहीं अगर अनाईमुडी की बात करें तो ये 2695 मीटर है। टोडा बेट्टा जो है 2626 के आसपास है, ठीक है। तो ये जो है इतनी है। और गॉडविन ऑस्टिन की अगर हम बात करें तो गॉडविन ऑस्टिन 8611 मीटर है। गुरु शिखर की बात करें तो ये 1722 मीटर है। अब देखिए, गॉडविन जो ऑस्टिन है ये भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। ऐसा क्यों है? भारत की सबसे ऊंची चोटी, देखिए गॉडविन ऑस्टिन भी हिमालय में ही है। हिमालय को आप सभी जानते हैं 4 भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे सबसे ऊपर है ट्रांस हिमालय, कौन सा है? ट्रांस हिमालय। फिर है बृहद हिमालय, फिर है मध्य या लघु हिमालय, और उसके सबसे लास्ट में है निम्न या शिवालिक हिमालय। तो जो ट्रांस हिमालय है ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, ठीक है। ये ट्रांस हिमालय में स्थित है, ट्रांस हिमालय में स्थित है। आप जानते हैं ट्रांस हिमालय में भी 3 श्रेणियां हैं, एक तो काराकोरम है, दूसरी लद्दाख है, तीसरी जास्कर है। तो ये जो है काराकोरम श्रेणी है उसी की सबसे ऊंची चोटी है, काराकोरम श्रेणी में अब स्थित है। तो आप इतना याद रखेंगे कि ये जो भारत की गॉडविन ऑस्टिन सबसे ऊंची चोटी है ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, ट्रांस हिमालय के काराकोरम श्रेणी में स्थित है, ठीक है। लेकिन इसका एक और नाम है K2, आप इतना याद रखेंगे कि कभी हो सकता है आपको K2 ऑप्शन में दे दे। गुरु शिखर की अगर हम बात करें तो आप सभी जानते हैं कि गुरु शिखर जो है ये गुरु शिखर अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर है, ठीक है। तो अरावली पर्वत पे स्थित है माउंट आबू पर, और ये राजस्थान का भी सबसे ऊंचा शिखर है, ये भी आप याद रखेंगे। तो गॉडविन ऑस्टिन आप समझ गए होंगे ये ट्रांस हिमालय में है, इसका मतलब ये जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, ठीक है, यहाँ पर है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? सी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे श्वेत महाद्वीप कहा जाता है? तो श्वेत महाद्वीप किसे कहा जाता है? अफ्रीका को हम आपको बता चुके हैं कि अफ्रीका को हम क्या कहते हैं, इसे अंध महाद्वीप कहा जाता है। अंध महाद्वीप क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ आर्थिक, राजनीतिक या फिर जितने भी विकास से संबंधित कार्य हैं वो नहीं हुए हैं, ये अति पिछड़ा हुआ महाद्वीप है, इसलिए इसे क्या का नाम दिया गया है? अंध महाद्वीप, ठीक है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो देखिए जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया को द्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वीपों का महाद्वीप। तो ऐसे भी कह सकते हैं द्वीपीय महाद्वीप, ठीक है। तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। अंटार्कटिक की बात करें तो अंटार्कटिक को आप सभी जानते हैं, इसमें ये जो है दक्षिणी जो ध्रुव है उस क्षेत्र में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिक महाद्वीप के केंद्र में स्थित है। तो जो यहाँ पर है सबसे ज़्यादा ठंड रहती है, यहाँ पर लगभग इसके क्षेत्रफल 98% पर बर्फ़ जमी रहती है। इस वजह से इसे क्या कहा जाता है? श्वेत महाद्वीप कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इसका क्षेत्र जो है अधिकतर बर्फ़ से ढका रहता है, तो श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। इसे गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है, ठीक है, गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है, ये भी याद रखेंगे। यूरोप आप सभी जानते हैं कि इसे जो है प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था, इसे जो है क्या कहते हैं? प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? सी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है अंटार्कटिक महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अंटार्कटिक महाद्वीप को इसी प्रश्न में एंड कर लेते हैं। यहाँ से जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सभी प्रश्न इसी प्रश्न में हम कवर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आप लोगों से एक ही निवेदन है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट करें, साथ में ही जो चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अंटार्कटिक महाद्वीप की अगर हम बात करें तो अंटार्कटिक महाद्वीप स्थिति मैंने आपको बता दी थी कि दक्षिणी गोलार्ध जो है यानी कि दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिक महाद्वीप के केंद्र में स्थित है। पहली तो बात आप ये याद रखेंगे, यानी कि ये दक्षिण में है, ठीक है। दूसरा, यहाँ कुछ सागर पाए जाते हैं, जैसे आप जानते हैं अटलांटिक सागर है, दक्षिण सागर है, लेकिन आपसे पूछे जाने वाले सागर ये हैं। बेडल सागर आपसे हमेशा पूछा गया है एग्जाम में, तो आप ये याद रखेंगे बेडल सागर। दूसरा है रोस सागर, ठीक है, रोस सागर। तो ये यहाँ पर पाए जाने वाले मुख्य सागर हैं। अंटार्कटिक महाद्वीप की अगर खोज की बात करें तो ये जो खोज की थी ये की थी जेम्स कुक ने, ठीक है। किसने की थी? जेम्स कुक ने इसकी खोज की थी। इसे क्या कहा जाता है? श्वेत महाद्वीप, गतिशील महाद्वीप, ये हम पहले ही बता चुके हैं आपको, ठीक है। इसकी सबसे ऊंची अगर हम चोटी की बात करें तो ये कौन सी है? विंसन मासिफ। कौन सी है? विंसन मैसिफ जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है। अगर हम एक और
फैक्ट को याद रखेंगे, माउंट एरबुस। माउंट एरबुस एकमात्र ठीक है सक्रिय ज्वालामुखी ठीक है कहाँ पाया जाता है, माउंट एरबुस पर। ठीक है, तो ये इसका एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है अंटार्कटिका। यहाँ आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि यहाँ कौन कौन सी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, तो आप वनस्पतियों को याद रखेंगे। यहाँ पाई जाने वाली वनस्पतियों में लाइकेन, मैंने आपको बताया भी था कि जो लाइकेन और जो मॉस है ये कहाँ मतलब उत्पन्न होते हैं, कहाँ उगते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे गर्मियों में बर्फ़ पिघलती है तो वहाँ पर लाइकेन और मॉस ये जो है उत्पन्न होती हैं। ठीक है, भारत देखिए यहाँ पर क्या होता है कि अंटार्कटिका पर कई देशों के शोध केंद्र स्थापित किए गए हैं। इसी क्रम में जो है भारत के भी 3 शोध केंद्र अब तक मतलब यहाँ पर स्थापित किए जा चुके हैं। तो प्रथम शोध केंद्र आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, प्रथम कौन सा है, जिसका नाम है दक्षिण गंगोत्री। क्या नाम है, दक्षिण गंगोत्री। दूसरा आपसे अगर पूछे तो आप बताएंगे दूसरा था मैत्री। तीसरा भी आपसे पूछा जा सकता है तो आप बताएंगे भारती। ठीक है, तो जो ये शोध केंद्र हैं ये तीनों शोध केंद्र भारत ने स्थापित किए हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से बनने वाले प्रश्न थे, इससे ज़्यादा वो कभी नहीं आपसे पूछेगा, तो आप इन्हें याद रखेंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर आप समझ गए होंगे, ए है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। ये प्रश्न देखने में काफ़ी सरल है लेकिन उतना ही लॉजिकली भी है। कई बार क्या है जल्दबाजी में गलती हो जाती है, तो आप इन्हें याद रखेंगे। आप ये भी याद रखेंगे कि नई दिल्ली में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसका नाम क्या है, उसका नाम इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ठीक है, इतना याद रखेंगे। साथ में आप याद रखेंगे कोलकाता की बात करें तो कोलकाता में जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में है। ठीक है, ये याद रखेंगे। साथ में ही आप याद रखेंगे इंदौर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लोकमाता देवी अहिल्याबाई के नाम पर एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जिसका नाम क्या है, देवी अहिल्याबाई होलकर। ठीक है, देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। हैदराबाद की अगर हम बात करें तो हैदराबाद में मिलेगा हमें राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या है, डी है। चलिए हम आज यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। साथ में ही जो चैनल पर नए आए हैं वो सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।